हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के लाइव करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 27 जून के इस करंट अफेयर वीडियो लाइव में आपका स्वागत है। आपके दोस्तों को एक मैसेज पास करें कि जी के 2020 यूट्यूब चैनल का वीडियो अब लाइव होने जा रहा है, तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ दोस्तों क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब यह करंट अफेयर का वीडियो होता है और वो भी लाइव है, तो आप हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और दोस्तों हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और यहां आप एक सिंबल देख रहे हैं, तो यह पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों मैं वादा करता हूं कि 1 साल तक के लिए आपने हमारी इस चैनल को फॉलो कर लिया तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा और आपका माइंड सेटअप इस तरह सेट हो जाएगा कि क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में भी आप आसानी से करंट अफेयर के आंसर दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। महापरवाना योजना का शुभारंभ किसने किया? महापरवाना योजना का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में यह योजना लॉन्च की गई है। महा बोले तो महा, यानी कि महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र ने। तो यह ट्रिक भी आपको अच्छी लगी कि महा का ताल्लुक है महाराष्ट्र से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन महापरवाना परियोजना योजना का उद्देश्य क्या है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो, राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करना, और इस उद्देश्य से इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। यहां पर भी पढ़ सकते हैं, महापरवाना प्लान बाय महाराष्ट्र स्टेट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। तो यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। और यहां हम बात करते हैं महापरवाना योजना की, तो इनसे जुड़े कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहां मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूं। महापरवाना योजना 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र प्रदान किया जाएगा। कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में उसको छूट मिलेगी। 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिल जाएगी इस महापरवाना योजना से, और 30 दिन के भीतर मंजूरी प्रदान की जाएगी। तो इसी तरह की फैसिलिटीज यहां महापरवाना योजना में दी गई है। और यह योजना किसने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए कि यह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अगल बगल में गुजरात, यहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से जुड़ा हुआ है। और जो यहां महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में इसकी हाईकोर्ट किस शहर में स्थित है? मुंबई में। लेकिन बंबई हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट वो गोवा का भी अधिकार क्षेत्र है, यानी कि कोई भी यदि गोवा से रिलेटेड इश्यू है तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसकी जो एक ब्रांच है वो पणजी में स्थित है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो कैपिटल का नाम मैंने बताया मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है, यह बात भी आप याद रख लीजिए। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि उद्धव ठाकरे है वो विधान परिषद से निर्वाचित चुने गए हैं, यानी कि महाराष्ट्र में द्विसदनीय शासन व्यवस्था है, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन उद्धव ठाकरे को 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक था, क्योंकि तो ही वो मुख्यमंत्री पद पर रह सकते थे। और उन्होंने चुना विधान परिषद में। ओके, महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। और महाराष्ट्र का राज्य पक्षी का नाम है पीले पैरों वाला हरा कबूतर। महाराष्ट्र का राज्य फूल है जरुल। और बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1862, यानी कि अंग्रेज शासन काल के पहले इसकी स्थापना हुई। और यह जो मैंने साल बताई, तो इसका ताल्लुक है हमारे भारत देश में 3 हाईकोर्ट से। एक मद्रास हाईकोर्ट, दूसरी बॉम्बे हाईकोर्ट और तीसरी कोलकाता हाईकोर्ट। और महाराष्ट्र का राज्य पेड़ है आम, और महाराष्ट्र का राज्य पशु है भारतीय विशाल गिलहरी। तो दोस्तों इसी तरह
हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है तो हमें यहां कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में निम्न में से किस राज्य का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा? टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस, यानी कि हमारे यह फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी, और इनसे जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट हाल ही में पेश किया गया, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य। और वार्षिक टीबी रिपोर्ट और इनसे जुड़े दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और यह क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं यहां आप देख सकते हैं कि किस वर्ष तक देश के क्षय रोग यानी कि टीबी को खत्म करने का हमारी भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। हमारी भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हमारे भारत देश में टीबी को खत्म किया जाना चाहिए 2025 तक, और इसलिए आपको साल भी याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन यह भी निकल सकता है कि जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया था? यानी कि इसी साल जनवरी माह में हमने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसका नाम बदलकर कर दिया राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। और यहां मैं इमेज के जरिए आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। और इस साल की वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसी साल 2020 की वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे की थीम क्या रखी गई है। ओके, और यहां आप देखिए कि 2018 की बात करें तो 1.5 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम टीबी, यानी कि एक सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, और वो है टीबी, और इसको उन्मूलन करने की बात कर रहा है हमारा भारत देश। 2025 तक इसको उन्मूलन कर दिया जाएगा। और यहां हम बात करते हैं सबसे बड़े राज्यों और सबसे छोटे राज्यों, यानी कि दो राज्यों को इस रिपोर्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बड़े राज्य, दूसरे है छोटे राज्य। लेकिन बड़े राज्य का दर्जा किसको मिला? तो याद रखो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य है इसको बड़ा राज्य का दर्जा दिया गया, और इस बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है। और दूसरे स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। और तीसरे स्थान पर रहा है हिमाचल प्रदेश, यानी कि गुजरात पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं इस टीबी रिपोर्ट की, इसमें छोटे राज्य, तो 50 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य है, इसे छोटे राज्य यहां डिवाइड किया गया। और छोटे राज्यों की श्रेणी में नागालैंड और त्रिपुरा दोनों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आपको क्लियर कि 50 लाख से जो अधिक आबादी वाले स्टेट है वो बड़े राज्य, और 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य वो है छोटे राज्य। तीसरा क्वेश्चन, ओहो दोस्तों, जब बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात सबसे पहले स्थान पर रहा तो गुजरात के बारे में आप कुछ लिखिए। मैंने कुछ ही नहीं बताया है, लेकिन कई बार करंट अफेयर में हमने कवर कर लिया है कि गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ओके, विजय भाई रूपाणी। वेरी गुड। गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है? गवर्नर आचार्य देवव्रत। ओके, गुजरात राज्य की कैपिटल का नाम क्या है? गांधीनगर। गांधीनगर को किस सिटी के रूप में जाना जाता है? ग्रीन सिटी के रूप में। गुजरात की आर्थिक कैपिटल का नाम क्या है? अहमदाबाद। और गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। क्योंकि गुजरात की विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो भी 182 है, और गुजरात में जो यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। लेकिन किस स्थान पर यह स्थित है? नर्मदा नदी में साधु द्वीप पर यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। और यहां दोस्तों यह देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है।
और एशियाटिक लायन की आबादी हाल ही में यह काउंट की गई और गुजरात वन विभाग ने एशियाटिक लायन की संख्या कितनी बताई है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको मैंने बताया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का हाल ही में शुभारंभ किया है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। लेकिन मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो देखो, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना और इसी के साथ साथ शिशु और मृत्यु दर को कम करना, कुपोषण दर को भी कम करना, और इसी के लिहाज से, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को लॉन्च किया गया है। और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना से राज्य की कितनी महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है? तो यहां त्रिपुरा की तकरीबन 40,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और किस तरह वो लाभ पा सकती है, लाभ के रूप में क्या दिया जाएगा? तो देखो, मातृ पुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट दी जाएगी। मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री और किराने और घी की आपूर्ति करना इस मातृ पुष्टि उपहार योजना से है। तो इस तरह की योजना लॉन्च की गई है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था, और वहां पर भी एक जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ी हुई योजना लॉन्च की गई है त्रिपुरा में। यदि आपको याद है तो यहां नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, पढ़ाई से जुड़ी हुई, और वो भी घर पर बैठे बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, और इसके लिए एक योजना लॉन्च की थी। ओके दोस्तों, इस योजना का नाम क्या है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो स्कीम, और इसका ताल्लुक भी है त्रिपुरा राज्य से। तो हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किसने शुरू की? इसका सही आंसर है त्रिपुरा। और तब भी मैंने आपको त्रिपुरा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी कि जो हमारा पूर्वोत्तर का जो 7 सिस्टर स्टेट है उनमें से एक है यह त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देब। और त्रिपुरा का राजकीय पशु है फाइरेल लंगूर, और त्रिपुरा का राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर। और गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सचिंद्र लाल सिंह। तो दोस्तों इतनी बात आप याद रख लीजिए। और अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर, हाल ही में रनवे पर AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो एक तकनीक जो संपूर्ण हमारे भारत देश यानी कि मेड इन इंडिया के तहत डेवलप की गई है, और यह है AWMS टेक्नोलॉजी। और यह किस एयरपोर्ट पर स्थापित किया गया है? आंसर अपना दर्ज कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में एक स्वदेशी AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, जिसका नाम है केम्पेगौड़ा। और यहां पर एक टर्म आया AWMS, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। AWMS का पूरा नाम होता है। तो देखो, बेंगलुरु में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने नए रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और यहां आप देख सकते हैं बेंगलुरु में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो एक के जो ट्रैफिक है इसको कम करने के लिए यह जो हाल ही में डेवलप किया गया है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, नई AWMS तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यहां आप ऑफिशियल लोगों में देख सकते हैं CSIRNAL, इसके द्वारा यह AWMS तकनीक को विकसित किया गया है। तो बेंगलुरु में स्थित CSIR
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा AWMS सेंसर को 10 मिनट के मास्ट पर स्थापित किया गया और जो यह NAL द्वारा डिजाइन किया गया और अपनी तरह का यह पहला सेंसर है। NAL पूरा नाम नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? बेंगलोर में। और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? जितेंद्र जे जाधव। और यहां हम दोस्तों बात कर रहे हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो इसकी भी एक खास बात है, यहां आप देख सकते हैं जो सिलिकॉन प्लेट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के छत पर लगाई गई है। तो यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लीन मैक्स क्या है? क्लीन मैक्स सोलर द्वारा विकसित कर्नाटक का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा बन गया है। यानी कि यह बात आपको याद रखनी है, पहला पूर्ण सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा, और वो बन गया है कर्नाटक बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? पहले तो आप याद रखो कि जो आतंकवादी गतिविधियां है यानी कि आतंकवाद को जो प्रेषित करता है, इसको फंडिंग दे रहा है, उसी देश पर एक्शन लेने का काम कर रही है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इस बैठक की हाल ही में अध्यक्षता किस देश ने की है? ओके दोस्तों, आंसर दर्ज किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। जी हां दोस्तों, FATF की पूर्ण बैठक की अध्यक्षता हाल ही में चीन देश ने की, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। लेकिन बात करते हैं FATF की। तो FATF ने कोविड-19 से संबंधित अपराधों में वृद्धि देखी, जिनमें धोखाधड़ी, साइबर अपराध, सरकारी धन या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता का दुरुपयोग आदि इसमें शामिल है। और इसी के लिए हाल ही में इसके लिए सुर्खियों में रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और अक्टूबर 2020 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। और ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होता है, इस देश को किस तरह का आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है? तो देखो, लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए वित्त के स्रोत को बंद करने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान पूर्व की भांति FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। यानी कि इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो फंडिंग दी जाती है उस पर रोक लग सकती है। और बात करते हैं FATF की, तो पूरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है वो बात आप याद रखो, फ्रांस के पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर स्थित है। और FATF की स्थापना जुलाई 1989 में हुई। वर्तमान में FATF में भारत समेत 37 सदस्य देश है और 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें शामिल है। लेकिन भारत FATF का सदस्य कब से बना है? 2010 से भारत FATF का सदस्य बना हुआ है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर किसने चेतावनी दी है? दोस्तों, चीन ने आक्रामक गतिविधियां शुरू कर दी है दक्षिण चीन सागर में, और इस पर ऐतराज जताते हुए आसियान कंट्रीज समूह ने यह चेतावनी दी है कि वो अपनी जो आक्रामक गतिविधियां है वो बंद करे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आसियान। तो देखो, हाल ही में आसियान देशों के द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई और चीन को कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा न दे। यानी कि चीन के द्वारा जब यह कदम उठाया गया तब चेतावनी जारी की है आसियान देशों के समूह ने। और यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां पर है हमारा इंडिया, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, और यहां से आगे बढ़ते हुए गल्फ ऑफ थाईलैंड, और यह जो आप देख रहे हैं तो यह है दक्षिण चीन सागर। और इनके अगल बगल में वियतनाम, यहां पर कंबोडिया,
मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान जैसे देशों से घिरा हुआ है यह साउथ चाइना सी। तो देखो यह दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल है। और यहां आप देख सकते हैं मैप में यह है पार्टली और पार्सल जैसे आइसलैंड किस समुद्र में स्थित है तो इसका नाम मत भूलिएगा, दक्षिण चीन सागर में। और यहां जब चीन की बात करते हैं तो चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है और 80% हिस्सा कवर कर लिया जाए तो इतना हो सकता है। और यह ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए चीन ने यह कदम उठाया है। और यहां बात करते हैं चाइना के, तो चाइना की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, जैसा कि चीन की कैपिटल का नाम क्या है, बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के वर्तमान प्रमुख कौन है, शी जिनपिंग। तो दोस्तों इसी तरह आपको रिवाइज करने से आपको चीन के बारे में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन याद रह सकते हैं। लेकिन चेतावनी जारी की है आसियान कंट्री के समूह ने। तो आसियान का पूरा नाम क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का पूरा नाम। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का सचिवालय कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय स्थित है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है 27 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 जून को हर साल यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा किसने की थी, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। तो देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित 74वें पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और 2017 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 जून को। और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को पहचानना है। तो यहां हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के बारे में क्या डिफरेंस है वो भी जान ले। तो यहां पहले तो आप इस कॉलम को देखिए। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज की। तो सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं है और जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है, इसे बोलते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज। और स्मॉल एंटरप्राइजेज किसे कहते हैं, लघु उद्यम वे होते हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है, इसे बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेज। और बात करते हैं अब मीडियम एंटरप्राइजेज के। तो मध्यम उद्यम में संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है और जिसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। तो इसे आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, इसी तरह के पैटर्न में यह तीनों एंटरप्राइजेज है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया वो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे विश्व में जो अश्वेत व्यक्ति है इसको बहुत से कठिनाइयां या तो परेशानियां झेलनी पड़ती है और इसी में से एक अश्वेत महिला जिसका नाम है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, वो एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला और वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने नासा में भी काम किया और इसीलिए नासा ने यह डिसीजन लिया कि वो अपने मुख्यालय का नाम बदलकर मैरी डब्ल्यू जैक्सन करे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा। तो मामला क्या है ये देखो,
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अमेरिका समेत विश्व के कई अन्य देशों में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे अभियानों का समर्थन करते हुए अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है कौन और वो नासा ने कब काम करती थी वो भी बता दूं। मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। मैरी जैक्सन का जन्म 9 अप्रैल 1921 को अमेरिका में ऐसे समय में हुआ था जब अमेरिका में नस्लीय भेदभाव अपने चरम पर था और फिर भी वो नासा में यहां तक पहुंची और वो नासा में एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रही थी। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था नासा से जुड़ा हुआ। हाल ही में सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया? तो सूर्य की मैपिंग करने के लिए नासा ने एक इस तरह का ऑर्बिटर अंतरिक्ष में भेजा और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी बोले तो अमेरिका में। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या होता है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। तो दोस्तों इसी अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में इतना याद रखिए। 9वां क्वेश्चन, 22 से 28 जून 2020 तक निम्न में से किस सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया? यानी कि 22 से 28 जून जो हाल ही में एक सप्ताह मनाया गया और इस सप्ताह का नाम है परागणक सप्ताह। क्या है? परागणक सप्ताह। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी परागणक सप्ताह। तो इसको इंग्लिश में पढ़े तो पॉलिनेटर वीक भी कहा जाता है। और पॉलिनेटर वीक हर साल कब मनाया जाता है? तो यहां पर पढ़ सकते हैं 22 जून से लेकर 28 जून 2020 तक हाल ही में यह वीक मनाया गया। तो संपूर्ण विश्व में 1200 फसलों की किस्मों सहित 1,80,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां प्रजनन के लिए परागणकों यानी कि पॉलिनेटर्स पर निर्भर है और इसी के लिहाज से यह हर वीक मनाया जाता है साल में एक बार। तो देखो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि विश्व में लगभग 40% अकशेरुक परागणक प्रजातियां विलुप्त हो सकती है जिनमें मधुमक्खियां और तितलियां प्रमुख रूप से शामिल है और इसको बचाना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे जो प्रकृति पर हस्तक्षेप हो रहे हैं इसको कम करना होगा। 10वां क्वेश्चन, विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर कौन भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं? विजडन इंडिया पोल में सचिन तेंदुलकर को हराकर हमारे भारत की वॉल जिसे कहा जाता है ऐसे राहुल द्रविड़ इसमें अब भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। और यहां आप देख सकते हैं राहुल द्रविड़ को। तो देखो हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। कुल 11,400 प्रशंसकों ने अंतिम दौर की वोटिंग में भाग लिया जिसमें द्रविड़ को 52% वोट मिले और वो सचिन तेंदुलकर को मात देकर बन गए हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज। और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें दीवार के रूप में भी जाना जाता है। दीवार के रूप में भी जाने जाते हैं राहुल द्रविड़। लेकिन राहुल द्रविड़ का पूरा नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। राहुल शरद द्रविड़ राहुल द्रविड़ का पूरा नाम है। और राहुल द्रविड़ को 2004 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और इसी वर्ष के टेस्ट प्लेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। राहुल द्रविड़ के उपनाम क्या क्या है? द वॉल, द ग्रेट वॉल, जेमी, मिस्टर डिपेंडेबल जो राहुल द्रविड़ के उपनाम है। तो यह क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। 11वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर। के संजीता चानू को निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? यहां आप देख सकते हैं भारत की एक बहुत ही अच्छी वेट लिफ्टर है और वाडा ने इन पर डोपिंग के कारण कुछ साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन वो इसमें बरी हो गई है बाइज्जत।
और के संजीता चानू उन्हें अब अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन अवार्ड। लेकिन बात करते हैं इस वेट लिफ्टर की। तो देखो, इस महीने के शुरू में अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा के संजीता चानू को डोपिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया था और इसीलिए इनके जीवन की, उनके कार्य की कुछ उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन अवार्ड देने का डिसीजन लिया गया है। के संजीता चानू मणिपुर के काकिंग जिले में जन्मी 26 वर्षीय खुमुकचम संजीता चानू, पूरा नाम है खुमुकचम संजीता चानू ने 2014 में 48 किलोग्राम वर्ग में और 2018 में 53 किलोग्राम वर्ग में 2 बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और इसको अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा भी की गई है। 12वां क्वेश्चन, विनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? यहां आप देख सकते हैं विनी महाजन वो बन गई है पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। तो हम पहले बात करते हैं विनी महाजन की। 1987 भारतीय प्रशासक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बैच की अधिकारी विनी महाजन पंजाब की पहली महिला सचिव बन गई है और उन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली, जिन्होंने शासन सुधारों के लिए विशेष मुख्य सचिव का पदभार अब संभाल लिया है। और यहां हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखें कि यहां बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है यह पंजाब, और पंजाब को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ और पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 5 नदियों का क्षेत्र। लेकिन ये 5 नदियां कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और ये 5 नदियां और इनसे नाम बना है पंजाब। और पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह। और भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 60% और चावल का 40% उत्पादन होता है पंजाब में, और इसीलिए पंजाब को अन्न का भंडार भी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी रूप से विकसित टारपीडो डेकोय सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो हमारे भारत में ही इस तरह की मेक इन इंडिया के तहत एक स्वदेशी टारपीडो डेकोय सिस्टम विकसित की गई है और इसको नाम दिया गया है जटायु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जटायु। और जटायु का संबंध हमारे रामायण में किस पात्र से है वो भी यहां आप देख सकते हैं, इनके नाम पर रखा गया है जटायु। लेकिन यह टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली क्या है? टॉर्पीडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे सतही पोत, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। और यहां पनडुब्बी को भी वो डिफेंस कर सकता है, यानी कि मात कर सकता है। और इसी को रक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने इसी तरह की हाल ही में सिस्टम विकसित की। तो देखो, टॉर्पीडो के हमले के दौरान टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम एक टॉर्पीडो का पता लगाने में मदद करता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। और यहां आप देख सकते हैं किसी भी यदि पनडुब्बी है तो यहां टॉर्पीडो अन्य किसी युद्धपोत के द्वारा यदि आक्रमण किया जाए तो इसके सामने हम रक्षा प्रदान कर सकते हैं टॉर्पीडो के जरिए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था भीतरकनिका नेशनल पार्क और वो ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और ओडिशा के बारे में सही आंसर लिखा है गायत्री आर्या। स्नेही 2020 उन्होंने भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में डिटेल में बताया है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है और इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और इसी तरह इनके बारे में डिटेल में बताया है स्नेही 2020 ने। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चुडासमा मोहन
जो जूनागढ़ से है, और मुकेश कुकड़िया राजकोट जसदन बरवाला से, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे और भी 2 सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है अशोक सौंदरवा, और उन्होंने ओडिशा के बारे में डिटेल में बताया। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित, और यह उद्यान में भितरकनिका सदाबहार का 672 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो इसी तरह की बात लिखी है सौंदरवा अशोक भाई ने। और प्रियंक चौधरी जो गुजरात के सूरत से है, और उन्होंने ओडिशा के बारे में भी बताया। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर, ओडिशा के गवर्नर गणेशीलाल, और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। तो इन दोनों दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आज का क्वेश्चन है, अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है न ही मेरी, यह कथन निम्न में से किस महान लेखक का है। दोस्तों, इसी व्यक्ति का जन्मदिवस हाल ही में मनाया गया है। यहाँ 4 हमारे भारत देश के महानुभाव के नाम आपकी स्क्रीन पर है, और उसी में से आपको चॉइस करना है कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है न ही मेरी, यह कथन किस महानुभाव का है। आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।